We were doing chapter motion for class 9th. In our previous lectures, we have completed up to topic acceleration. So, up to topic acceleration, we have completed in our previous class. We will continue this chapter. So, today we will start from graphs, distance time graph, velocity time graph. These graphs are specially mentioned in our syllabus, so these graphs are very important. So this topic is important, question is expected from this topic, so understand carefully about these graphs. These are very easy to understand and also important. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें कि कैसे कैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करें, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होंगे. सो फर्स्ट इज़ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. ओरिजिन से पास होगा ग्राफ. जैसे पहले 5 सेकेंड में, सपोज पहले 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर किया, तो अगले 5 सेकेंड में जैसे स्टार्टिंग से लेके 5th सेकेंड तक 5 मीटर कवर किया, 5th सेकेंड से लेकर 10th सेकेंड तक भी वो 5 मीटर ही कवर करेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. तो इस टाइप का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अगर हमें कोई पूछे कि इसकी जो स्लोप है, ये होती है ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है? तो हम बोलेंगे वेलोसिटी. हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है. व्हाट इज वेलोसिटी? इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितने टाइम में हुई, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी. तो सेम हम यहाँ करेंगे. सपोज इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट S1 है, इस पॉइंट पे जाके S2 हो गई, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम सपोज T1 और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम सपोज T2. तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? S2 माइनस S1, यहाँ से यहाँ गया. और व्हाट इज़ टाइम? T2 माइनस T1, बिकॉज टाइम चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2. तो ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दी, नीचे हमने टाइम लिख दिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला इस ग्राफ की स्लोप से. दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो अगर हमें कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी. This is very important point. What is given by slope of distance time graph or displacement time graph? So we will say velocity. Very important point. Next is non uniform motion. Again ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे पहले 5 सेकेंड में सपोज उसने 5 मीटर कवर किया और अगले जो 5 सेकेंड है उसमें उसने 7 मीटर कवर किया, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ग्राफ. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस विल बी ए कर्व्ड ग्राफ, बिकॉज इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो कर्व्ड ग्राफ होगा इस तरीके से. ठीक है. सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा, तो उसकी डिस्टेंस कैसे चेंज होगी? यहाँ जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग में वही डिस्टेंस चलती रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रहा. तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अगर कोई पूछे कि किस तरीके का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस.
This is very simple. And what will be velocity here? Velocity is equal to displacement over time, and displacement here is 0 because object तो उसी पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. These type of questions are important for 1 mark questions, for MCQ type questions. So understand carefully and remember these points. These are very, very important. So these three are distance time graphs. Now we will discuss velocity time graphs. After distance time graph we will discuss velocity time graphs. Velocity time graph मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रॉ किया ग्राफ. हम एक साइड पे वेलोसिटी लेंगे ग्राफ के और दूसरी तरफ टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. सबसे पहले फॉर यूनिफॉर्म मोशन. फॉर यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती. यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, इक्वल टाइम में होगी, तो वेलोसिटी तो एवरी टाइम सेम आएगी. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी चेंज नहीं होती टाइम के साथ. वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी जो स्टार्टिंग पे है वही रहेगी. तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इफ़ यू हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन यू विल ड्रॉ दिस ओनली. सो ग्राफ किस तरह का होगा? ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. दिस इज ग्राफ विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो इस तरीके का ग्राफ होगा. एज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल हो गए. तो इस ग्राफ में अगर हम देखें कि जो इस ग्राफ के नीचे का एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, दैट एरिया, सपोज वी हैव टेकन दीज 4 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट from A to B, and when we will draw the lines parallel to velocity, so these points are C and D. A B C D का जो एरिया है वो कहाँ से मिलेगा? A B C D इज़ अ रेक्टेंगल. सो इस रेक्टेंगल का एरिया कहाँ से मिलेगा? इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी. ए बी मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी वेट, सो इसका एरिया होगा ए सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी. These are the sides of rectangle. Area will be length into breadth. Length is AC and breadth is CD. So this is AC. What is velocity at point A? Suppose this is velocity V. For this straight line velocity is V, suppose. And what is velocity at 0? C. At C velocity will be 0. So what is AC? AC is V minus 0, mean only V. And what is CD? CD is equal to T2 minus T1, time 2 minus time 1. So this will be area under the curve, and this area under the curve will give us displacement. So अगर कोई पूछे what is given by area under the curve of velocity time graph, so you will write displacement. Area under the curve will give us displacement. Let me repeat again. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर, उसके नीचे का जो एरिया है, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उस एरिया से हमें क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. हेयर एरिया इज ए सी इंटू सी डी. व्हाट इज ए सी? वी माइनस 0, दैट इज ओनली वी. And what is CD? T2 minus T1. That was the velocity time graph for uniform motion only. Now we will discuss for uniformly accelerated motion. What is accelerated motion? If velocity increases, equal velocity increases in equal time interval. So this will be a straight line graph passing through origin. Now we know that area under velocity time graph gives us displacement. Suppose this is point A, this is point B, and this is point C, and this is point D. So this area, this is a trapezium. This area will give us displacement. Suppose we divide this trapezium in 2 parts by drawing this line. This is triangle and this is rectangle. Now what will be total area? Area of AECD plus area of AEB. What is area of AEB?
1 by 2 into base into perpendicular, because this is a right angle triangle. Its area will be 1 by 2 into base into perpendicular. I hope these points are clear to you, that how we can find area of right angle triangle. 1 by 2 into base into perpendicular. What is base? AE. What is perpendicular? BE. Then what is area of this rectangle? Area of this rectangle is again length into breadth. Suppose AC into CD, and this will be area. And if we have values for these lines, then we can put values and find out the area. Suppose here is velocity 30 meter per second and here is 40 meter per second. Suppose 10 second time from C to D. Then we will put values. How? 1 by 2. What is value of AE? What will be AE? AE will be equal to CD, and CD is 10. What is EB? EB will be 40 minus 30, because this velocity changes will be, here velocity will be 30, here will be 40. 40 minus 30 will be 10. What is AC? AC is 30. And what is CD? CD is again 10. We can solve this. What will be answer? 350 meter. So in this way we can find displacement. नेक्स्ट इज़ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. रिटार्डेड मोशन कौन सा होता है? जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ होती है. तो यहाँ से इनिशियली वेलोसिटी हाई थी, टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती गई, यूनिफॉर्मली कम होती गई, मतलब इक्वल टाइम में इक्वली ही कम होती गई. तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा. नेक्स्ट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मीन्स ग्राफ एक्सेलरेटेड तो है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा. तो इस तरीके का कर्व्ड ग्राफ बनेगा. Here is important point, equations of motion, important topic. पहले इस टॉपिक की डेरिवेशन भी होती थी हमारे सिलेबस में, लेकिन इस बार डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं इक्वेशंस, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्या किस चीज़ को किस लेटर के साथ डिनोट कर रहे हैं. ए के साथ एक्सेलरेशन, यू के साथ इनिशियल वेलोसिटी, वी के साथ फाइनल वेलोसिटी, टी जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और एस डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज इक्वेशंस नाउ, नो नीड टू डू डेरिवेशन. फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होती है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. रिमेंबर एज इट इज. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड वन इज एस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अगर हमें इनमें से बाकी सारी क्वांटिटीज़ गिवन हैं, एक क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. You will understand these equations better when we will do numericals. Now for this time you just have to remember these equations. Then there is uniform circular motion. Uniform circular motion. Firstly, before explaining this topic, let me explain one thing. Suppose we are moving around a square or rectangle. How many times we have to change our direction? 1, 2, 3, 4. 4 times. Then suppose we are moving around a pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Here again we have to change 5 times. Then similarly for hexagon we have to change 6 times. For heptagon we have to change 7 times. And octagon 8, nonagon 9. But for a circle we have to change direction infinite times. Suppose we are moving around a circle. At every point our direction changes.
at every point, as we know that direction of motion around a circle is given by tangent. So at every point direction changes. So for a circle, when we are moving around a circle, our direction changes at every point. I have shown here only 4 points, A, B, C, D. At these points direction changes. These are only 4 points and direction changes 4 times. When we will consider every point of the circle, then we will observe that at every point direction changes. मतलब अगर हम सर्कल के अराउंड मूव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड मूव करता है, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो, चाहे उसकी स्पीड चेंज ना हो, 40 मीटर पर सेकेंड है तो 40 ही रहे, तब भी उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होगी ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी कभी भी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी स्पीड पे और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करती है, और इसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं यूनिफॉर्म होती, स्पीड यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। बिकॉज अगर किसी भी मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। चाहे स्पीड सेम है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस सर्कल का रेडियस सपोज r है, तो अगर सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक पूरा चक्कर काटा, और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसकी डिस्टेंस बताएगा, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वही डिस्टेंस बताएगा ना ऑब्जेक्ट की। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सो वी नो velocity is equal to displacement upon time. What is displacement here? Displacement is circumference. Circumference is 2πr and time taken is t. So this is velocity. अगर हमें radius given है, time given है, then we can find velocity. Then this is the definition. This is important. There are examples of uniform circular motion which are very very important. अगर हमने कोई स्टोन थ्रेड के साथ टाई किया, लाइक दिस, स्टोन को थ्रेड के साथ टाई किया और उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो कौन सा मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन. So this is example of uniform circular motion if a stone tied to thread and wheeled in a circular path. अगर हम उसे circular path में घुमा रहे हैं. Second example is satellite revolving around earth in a circular path at constant speed. अगर कोई सपोज ये अर्थ है, कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, बट स्पीड उसकी यूनिफॉर्म हो. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. अगर स्पीड भी चेंज होगी तो उसे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि डेफिनेशन ही ये है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करेगा तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट देयर कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, तभी उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. इसको लिखना मत भूलना, एट कांस्टेंट स्पीड. सिमिलरली अगर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, तो उसे भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन जो अपने व्हील्स होते हैं, व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं, वो अपने एक्सेल्स के अराउंड इस तरीके से घूमते रहते हैं, अपने एक्सेल्स के अराउंड, तो उसे भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो विद दिस थ्योरी पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इज़ कंप्लीट. चैप्टर मोशन का जो थ्योरी पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स.